ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर होने के बाद अब इजराइल और सीरिया के बीच भी युद्ध विराम होने वाला है। दरअसल तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने कहा है कि इजराइल और सीरिया एक दूसरे के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। बराक ने इसके ऐलान करते हुए कहा कि तुर्की, जॉर्डन और पड़ोसी देशों ने इस युद्ध विराम का समर्थन किया है। बराक ने कहा कि नेतन्याहू और सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के समर्थन से तुर्की, जॉर्डन और बाकी अन्य अज्ञात पड़ोसियों ने स्वीकार किए गए युद्ध विराम पर अब सहमति जाहिर की है। बराक सीरिया में भी विशेष दूत हैं और जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि सीरिया के दक्षिणी ड्रूज बहल प्रांत में जहां पर ड्रूज कम्युनिटी बड़ी संख्या में रहती है, वहां पर हिंसा भड़कने के बाद इजराइल ने दमिश्क में जोरदार अटैक्स किए थे। इसके साथ ही दक्षिण में बढ़ रहे सरकारी बलों पर हमला किया था और उनसे पीछे हटने की मांग की थी। सीरिया में इजराइल का उद्देश्य ड्रूज कम्युनिटी की रक्षा करना था और इन्हीं ड्रूज की रक्षा करने के नाम पर इजराइल की ओर से अटैक किए गए थे सीरिया पर, दमिश्क पर, जिसमें हमने देखा था कि कई बड़े संस्थानों को इजराइल ने निशाना बनाया था। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध विराम की खबर आ रही है। अमेरिका के राजदूत हैं तुर्की में टॉम बराक, उन्होंने कहा कि इजराइल और सीरिया दोनों युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इलाके में अब जंग थम जाएगी, यानी कि जो अटैक्स किए जा रहे थे इजराइल की तरफ से तुर्की पर, इजराइल की तरफ से जो सीरिया पर अटैक्स हो रहे थे वो अटैक्स थम जाएंगे। इसका ऐलान तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बराक ने किया है। मैं आपको बता दूं कि 17 जुलाई की रात को ये बड़े अटैक्स इजराइल की तरफ से किए गए थे, जिसमें राजधानी दमिश्क को निशाना बनाया गया था, राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया था, कई सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाकर इजराइल की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग हमले किए गए थे सीरिया के ऊपर। और इन बड़े हमलों के बाद इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट में वॉर का एक और फ्रंट खुल जाए, क्योंकि वैसे ही मिडिल ईस्ट की मैं बात करूं या देश के बाकी हिस्सों की बात करूं, दुनिया के बाकी हिस्सों की, तो अलग अलग वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं। ऐसे में एक और खुलता ये वॉर फ्रंट थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट को और ज्यादा मजबूत कर रहा था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है अभी कि सीज फायर पर सहमति बन गई है। ये अमेरिका के राजदूत हैं टॉम बराक, उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की और इसके बाद अब दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मेनली इजराइल युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। तो इजराइल और सीरिया में युद्ध विराम की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत हैं टॉम बराक, उन्होंने युद्ध विराम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सीरिया में सभी पक्षों से हथियार डालने का हमने आग्रह किया है। सीरिया के ड्रूज इलाके में भी अब जंग थम जाएगी। सीरिया पर इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक्स किए थे। इजराइल ने सीरिया में ये हमले किए थे जिसमें राजधानी दमिश्क को निशाना बनाया गया था इजराइल की तरफ से। इजराइल ने सेना मुख्यालय सहित कई बड़े हवाई हमले किए थे, जिनमें सेना मुख्यालय को, रक्षा मंत्रालय को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और इसे कहा गया था कि जो इजराइल ये अटैक कर रहा है, दरअसल ये सीरिया को कमज़ोर करने का इजराइल का प्रयास है। लेकिन इजराइल की तरफ से इस मामले में कहा गया कि जो ड्रूज कम्युनिटी है, जिसकी जनसंख्या अच्छी खासी है सीरिया में, 5-7 लाख के आसपास ड्रूज कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे जो मौजूदा सरकार है। और इसीलिए सबक सिखाने की नीयत से इजराइल ने ये अटैक्स किए थे सीरिया पर कि ड्रूज कम्युनिटी पर ये जुल्म रोक दो, वरना हम इस तरह के अटैक्स, इस तरह के हमले और करते रहेंगे। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल ये जो एक जंग का नया मुहाना खुलता हुआ दिख रहा था, उस पर शायद एक ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के राजदूत ये कह रहे हैं कि उन्होंने बात की, उन्होंने इजराइल से भी बात की, उन्होंने सीरिया से भी बात की और इसके बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में युद्ध विराम हो जाएगा पूरी तरीके से। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, और निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी आपके पास आ रहा हूँ। युद्ध विराम की बात तो कही जा रही है अमेरिका की तरफ से, टॉम बराक कह रहे हैं जो अमेरिका के राजदूत हैं तुर्की में, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये हुआ ही क्यों अटैक और फिर इतनी जल्दी युद्ध विराम भी हो गया। रोहित जी, कई बार ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी नोबेल की लालसा इतनी बड़ी है कि वो अपने छोटे भाई इजराइल को कह देते हैं कि जाओ हमला करो, और फिर बीच में आके को हस्तक्षेप करके एक शांति दूत बनने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो जमीनी हालात सीरिया में है और दक्षिणी में जो ये ड्रूज पे हमला हुआ है, इजराइल
अपनी सीमाओं को बहुत चाक चौबंद रखना चाहता है। वो नहीं चाहेगा उसके आसपास, क्योंकि वो चारों तरफ इनसे घिरा हुआ है, हर तरफ उसके दुश्मन है, तो वो कहीं पे भी अगर छोटी मोटी घटना भी होती है तो वो उसको खुद पे हमला मानता है। भले ही अभी ये सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी भी कोई बयान इस पे आधिकारिक तौर पे नहीं आया है। देखिए, हालात अभी भी बहुत अस्थिर हैं। ड्रूज और बेडोइन अन्य जातीय समूह जो है वहां पर, वो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है सीरिया का। और ईरान, सॉरी, अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से उसका ईरान, रशिया, चाइना, उस तरीके के जो क्षेत्र है वहां से उसकी नजर हटे। देखिए, जैसे ही मिडिल ईस्ट में कहीं कुछ और इस तरह की अशांति होती है, इजराइल वहां इन्वॉल्व हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत सारे फ्रंट्स पे उसका साथ देना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है, तो इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने अपील की है जो वहां के बेडोइन मिलिशिया है उनसे पीछे हटने की, सीरियाई सरकार से पीछे हटने की, क्योंकि इजराइल अपने टैंक्स लेके ऑलरेडी उनके आगे तक पहुंच गया था। तो कहीं से आप देखें तो एक बॉटम अप जाने की कोशिश हो रही है कि पहले तो आप जो लोग हैं उनको मनाएं, जो मिलिशिया है उसको बनाएं, उसके बाद सरकारों पे दबाव डालें। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है। और रणनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इजराइल ने हमले किए थे, उसने सीरिया के डिफेंस हेडक्वार्टर्स और प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पे हमला किया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये भी डर था कि अभी जो उन्होंने नई सरकार वहां पे बनाई है और जो अहमद अल शरा को उन्होंने अपनी तरफ से हाथ रखा है उनके ऊपर और उनको एक्सेप्ट किया है, जबकि उनका हमको बैकग्राउंड पता है कि ही वाज अ नोन टेररिस्ट। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि जब वो कोई अपनी तरफ से एक पपेट सरकार कहीं बना रहा है, उसको इजराइल या कोई और जो कंट्री है नुकसान पहुंचाए। तो इसके डायनामिक्स बहुत सारे हैं, बट फिर भी अगर हम देखें तो इसमें जो आवश्यक तत्व हमें देखने पड़ेंगे, तो स्थानीय स्तर पर जो ड्रूज और बेडोइन है उनके बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होगा। फिर इजराइल की तरफ से पीछे हटना बहुत जरूरी होगा। और जो अभी सीरिया की सरकार है उसको पारदर्शिता लानी पड़ेगी कि वो बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरीके से वो हैंडल करना आगे की टाइम में सोच रही है। तो डायनामिक्स बहुत सारे हैं और सिचुएशन एवर इवॉल्विंग है। अब ये देखना है कि इजराइल कितने दिन इनकी बात मानता है, क्योंकि अगर फिर से ड्रूज कम्युनिटी थोड़ी सी भी उसको लगता है कि उसके ऊपर किसी तरीके से हमला हो रहा है, तो जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि उसके अपने लोग हैं ये, तो वो वापस बहुत अस्थाई हम इसको युद्ध विराम मान सकते हैं। ओवर टू यू। ठीक है, आप साथ में बने रहिए। मैं निपुण जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल शराफ से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल शराफ अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। और खबर यह है कि वो अभी नहीं, वो पहले ही अंडरग्राउंड हो गए थे। 17 जुलाई की रात को इजराइल ने अटैक किया था, लेकिन उससे पहले ही अल शराफ अंडरग्राउंड हो गए थे। यानी कि उसको इस बात की जानकारी उनको मिल गई थी कि इजराइल इस तरीके का एक बड़ा अटैक करने वाला है। और खबर यह भी है कि तुर्की के जरिए, एर्दोगन के जरिए जानकारी मिली थी, जिसके बाद अल शराफ अंडरग्राउंड हो गए थे। और खबर यह भी आ रही है कि अल शराफ के तुर्की भाग गए और तुर्की भागकर उन्होंने वहां पर एर्दोगन के तुर्की में शरण ले ली। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, यानी कि सीरिया को इस बात की खबर थी कि इजराइल अटैक करने वाला है। और आप ये देखिए कि इजराइल ने अटैक में कहां निशाना बनाया। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया था, वहां के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया था, वहां का जो सैन्य मुख्यालय है उसको निशाना बनाया था। दमिश्क के कई इंपॉर्टेंट संस्थानों को, प्रतिष्ठानों को इजराइल ने अपने इस अटैक में निशाना बनाया था। तो अल शराफ को पता था, उन्हें डर था कि इजराइल का यह हमला उन्हें हिट कर सकता है, इसीलिए भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। ऐसी खबर है कि तुर्की में जाकर शरण ली है और इस बारे में जानकारी तुर्की ने ही दी थी कि इजराइल अटैक कर सकता है। निपुण आलम बयान जी के पास में चल रहा हूं। निपुण जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब तक इजराइल का कोई टेक इस पर नहीं आता है, क्या इस युद्ध विराम को हम ऑफिशियल माने अभी? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा भी आप जो जानकारी दे रहे थे ना, रोहित जी, उस पर एक टिप्पणी कर दूं। हाँ। इस बात पे बात करेंगे। एक्चुअली ये जो खबर आ रही थी काफी दिन से आ रही थी और टर्की ने ये जानकारी दी है। और ये टर्की के सटा हुआ जो बॉर्डर है वहां पर इनका अल शरा का अपना गांव है, वहां पर जाकर ये सेटल हुए हैं, ये खबर आ रही है। और अकेले नहीं,
जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी वहां पे गायब हैं। वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ही, प्रेसिडेंट के साथ ही चले गए हैं। और टर्की ने ये जानकारी इनको दी थी कि जो इसराइल है, जैसे उसने लेबनान की हम बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हमस की बात करें या ईरान की बात करें, जो टॉप लीडरशिप को टारगेट किया है, ऐसा ही टारगेट आपको भी किया जा सकता है। तो इसलिए खबर ये आ रही है कि टर्की ने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी, तब ये गायब हुए। अब आपने जैसे कहा सीज फायर की बात करें, देखिए जो सीज फायर हुआ अमेरिका ही घोषणा करता है। ये बात फैक्ट है कि अमेरिका की इच्छा के बगैर या अमेरिका की रजामंदी के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता। इसराइल को अगर हम बात करेंगे, जो भी वेपन की बात हो, फंडिंग की बात हो, सब अमेरिका से मिलती है। अगर अमेरिका ये कहेगा कि भाई आपको नहीं लड़ना है तो फिर नहीं लड़ना है। अभी ईरान वाले मामले में क्या हुआ था, इसराइल थोड़ी ना चाहता था कि ईरान वाले मसले में इतना इजीली क्या हो जाए, सीज फायर हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन अमेरिका ने कहा तो इसराइल को करना पड़ा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ये वॉर स्टार्ट हुआ था, वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था? जो ड्यूज पीपल है, ड्यूज पीपल जो है, इनकी जनसंख्या जो है करीब 10 लाख इनकी जनसंख्या है। और ये जो 10 लाख की जनसंख्या के ड्यूज पीपल हैं, ये कुछ इसराइल के गोलन हाइट, सीरिया और साथ में लेबनान, इन 3 इलाकों में रहते हैं। इस्लाम का एक सेट है, लेकिन इस्लाम का एक सेट होने के बाद भी शिया और सुन्नी की विचारधारा को मानने वाले नहीं है। लेकिन ड्यूज पीपल अब से नहीं, जब अशद गवर्नमेंट थी वहां पर अल-शरा से पहले, तब भी क्या था, ड्यूज पीपल को टारगेट किया जाता है। और गोलन हाइट में रहने वाले बहुत सारे जो ड्यूज हैं, वो इजराइल के साथ अपनी सॉलिडरिटी मानते हैं कि हम इजराइल के नागरिक हैं। लेकिन ड्यूज पीपल तब भी बहुत सारे गोलन हाइट में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सीरियंस हैं और हमको सीरिया में रहना है। तो कहीं ना कहीं इजराइल ने ये अटैक कर जो गोलन हाइट में रहने वाले ड्यूज पीपल हैं, उनको ये फील कराने का प्रयास किया आपकी सिक्योरिटी इजराइल के साथ है, ये करने का प्रयास किया। और ड्यूज पीपल की सिक्योरिटी कर कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल की बात उन्होंने कहीं ना कहीं मंशा से पूरी की। उधर टर्की भी जो है वो लगातार दांव में बैठा हुआ है कि सीरिया में जैसी भी अस्थिरता होगी तो जो कुर्द लड़ाके हैं, कुर्द जो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, और कुर्दिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका टर्की के भी एरिया पर लेकर बनता है। तो टर्की जरूर चाहता है कि सीरिया में अफरा तफरी हो, ताकि हम भी सीरिया में जाकर काफी एरिया पे कब्जा कर सके और कुर्दिस्तान की मांग को हमेशा के लिए दबा सकें। लेकिन सीरिया और इजराइल का अगर आप लोकेशन देखेंगे, दोनों ही मेडिटेरियन सी पर आपका क्या अवस्थित है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाटो कंट्री के ट्रेड रूट के लिए। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका का जो एक बड़ा मंसूबा है कि ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। और बात ये भी आ रही थी, देखिए अशद को हटाकर अल-शरा जो ईरान के दुश्मन बने, लेकिन ईरान और रूस जो है अब अल-शरा के साथ नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि अमेरिका ने जो बैटिंग की थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वो बैटिंग, वो पिच जो थी खराब हो रही थी। तो मुझे लगता है उसको लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराने का प्रयास किया है। ये रोहित, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल सीरिया युद्ध से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है। सीरिया में इजराइल का ईरान जैसा ऑपरेशन चला था, सीरिया की टॉप लीडरशिप की हत्या का प्रयास किया गया था, यह भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यानी कि जो अल-शरा वहां से भागे हैं, उन्होंने बिल्कुल तुर्की में शरण ली है। और जो अटैक्स इजराइल की तरफ से किए गए थे, बड़े टारगेटेड टाइप के वो अटैक्स थे, जिसमें राष्ट्रपति भवन और प्रमुख संस्थानों को निशाना बनाया गया था। एग्जैक्टली ऐसा ही अटैक ईरान में भी किया गया था। और आपको याद होगा कि ईरान में जब अटैक हो रहे थे तो अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, इजराइल की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। अमेरिका ने कहा था कि हम जब चाहे खत्म कर सकते हैं, हम जब चाहे मार सकते हैं। इजराइल की तरफ से भी कहा गया था कि हमको अगर सटीक लोकेशन मिल जाएगी तो हम खत्म कर देंगे। यानी कि जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन टू किल था ईरान में। और एग्जैक्टली ऐसा ही ऑपरेशन सीरिया में भी चलाया गया था। जो अटैक किया गया था, ये अटैक टू किल था। इस तरह का प्रयास इस अटैक के जरिए था कि ईरान की सीरिया की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाए, उनको मारा जाए। इसी मंशा के साथ इजराइल ने यह अटैक किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हैं साथ में। आप इसको कैसे देखेंगी हिमांशी सिंह जी? ईरान में भी ऐसा ही हुआ था, खामनेई की हत्या को लेकर, खामनेई के मारे जाने को लेकर दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे, चाहे वो अमेरिका था चाहे इजराइल था। अब यहां पर भी लगभग उसी तरह का अटैक था, ऐसी खबर आ रही। जी रोहित जी, देखिए जब इस तरह के अटैक होते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि इजराइल जो है वहां पर एक तरीके से राजनीतिक शून्यता पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि अगर
वहां पर कोई टॉप मिलिट्री लीडरशिप है ही नहीं या टॉप कंट्री हेड है ही नहीं, तो वहां पर बहुत तरह का कंफ्यूजन वो पैदा कर सकते हैं। और कंफ्यूजन जब पैदा होता है तो आंतरिक स्थिति जब देश की बिगड़ती है तो बाहरी ताकतों के लिए उस पर कब्जा करना बहुत आसान होता है। और इजराइल जो है कहीं ना कहीं अपनी विस्तारवादी नीतियों को जो है इस समय पूरे देश को दिखा रहा है। जिस तरीके से उसने चाहे गोलन हाइट्स हो, चाहे और भी हिस्से हैं, चाहे गाजा का हिस्सा हो, जिसपे कब्जा किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम एक और चीज को देखें तो जो शरा है उनका अभी तक बहुत अच्छा वर्चस्व सीरिया के अंदर कायम नहीं हुआ है। सीरिया में इंटरनल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है और इसीलिए बार बार आप देखिए तो जो पहले इनके थे असद, उनको भी जाना पड़ा, और जब ये अंदर आए हैं, इन्होंने जब अपने सत्ता संभाली है तो वो अमेरिका के सहयोग से संभाली। और अमेरिका जो है पूरी तरीके से सीरिया पे कब्जा करना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड अदर थिंग्स। वो भी हमें पता है कि वो क्राउन प्रिंस की वजह से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था ऑफ दी सऊदी। लेकिन अगर हम इस समय हालात को देखें तो जो हम युद्ध विराम की बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए शरा वहां पे है ही नहीं तो हस्ताक्षर कौन करेगा, युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कौन करेगा? तो ये तो पूरा मामला ही इससे खटाई में पड़ जाता है और ये अस्थिर और अनिश्चित होगा। क्योंकि अगर उनका बहुत जल्दी कोई बयान नहीं आता है कि वो सेफ हैं तो राजनीतिक अटकलें बहुत जल्दी लगाई जाती रहेंगी। और तुर्की का अपना है, तुर्की हो चाहे जॉर्डन हो, इनके सबके अपने अपने हित हैं। देखिए आज के समय में कोई भी किसी की मदद इसलिए नहीं कर रहा है कि वो सेम धर्म के हैं, संप्रदाय उनका सेम है। कहीं ना कहीं हर किसी को या तो अपना बॉर्डर सिक्योर करना है, या अपने हथियार बेचने हैं, या उनके साथ बिजनेस करना है। और इन डायनामिक्स में कौन किसके साथ कितना खरा बैठता है उसके बेसिस पे लेके ये सारा कुछ होता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर ये युद्ध विराम हो भी जाता है तो शरा का ना होना वहां पे, ये तीनों जो कम्युनिटीज वहां पे लड़ रही हैं, चाहे बाइडेन मिलिशिया हो, चाहे इनका ड्रूज हो, चाहे सुन्नी हो, इनमें अविश्वास रहेगा। और युद्ध विराम के बाद भी हम इसको स्थायी होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए शरा को बहुत जल्दी वापस आके अपनी तरफ से कोई ना कोई आधिकारिक स्टेटमेंट देना चाहिए। और उनको ये भी डर है कि अगर वो वापस आके स्टेटमेंट देते हैं तो इजराइल कहीं उनको खत्म ना कर दे। क्योंकि इजराइल का जो जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया है कि वो मिलिट्री लीडरशिप या टॉप लीडरशिप को पहले खत्म करता है, फिर जैसे ही उनके नायब आते हैं उनको खत्म करता है। तो ये डर शरा को इस समय रहेगा। ठीक है, मैं इससे पहले एक मुझे अगली ब्रेकिंग न्यूज पर जाना है, उससे पहले एक रिएक्शन छोटा सा मैं निपुण जी आपसे इस पर लेना चाहूंगा कि ये जो इंटेंशन है, ये जो मंशा है टॉप लीडरशिप को खत्म करने वाली, जैसा कि ईरान में भी कुछ ऐसा ही मॉडल देखा गया था जब ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा था, और यहां पर भी अब ऐसी खबर आ रही है। तो एक तो वैसे ही जो मिडिल ईस्ट है हमने देखा है वो बहुत अस्थिर है, और अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो अस्थिरता और बढ़ेगी फिर तो, क्योंकि सीरिया अभी उस अस्थिरता से उबर ही नहीं पाया है जब असद भाग गए थे। रोहित जी, ये कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो 3 चीजों में चलती है। पहला आपका नेतृत्व, फिर संगठन और फिर विचारधारा। अगर आपने नेतृत्व को खत्म कर दिया तो संगठन अपना आप अस्थिर हो जाएगा। और सीरिया की जो अस्थिरता है, मैं मानता हूं कि इजराइल के लिए भी फायदेमंद है और टर्की के लिए फायदेमंद है, लेकिन अमेरिका के जो वाइडर इंटरेस्ट हैं उनके नुकसानदायक है। जैसे मैंने कहा कि इजराइल अपने को जो ग्रेटर इजराइल की बात करता है तो वो ज्यूज लोगों को लेकर बनता है, और जो आपका सदन आपका सीरिया देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा आ जाता है। सभी हिमांशी जी कह रही थी, तो ज्यूज पीपल के ऊपर हो रहे जो हमले हैं वो तभी रुक सकते हैं जब वो ग्रेटर इजराइल के